हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय जिसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद के कुछ महत्वपूर्ण लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो आई होप कि अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो कोई बात नहीं है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं प्रथम प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक। तो देखिए, आपसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न पूछा गया है कि पूंजीवाद क्या है। तो देखिए, सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी कि जो मालिकाना हक होता है वो पूंजीपतियों के हाथ में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के संसाधनों पर पूंजीपतियों का दबदबा कायम होता है। उदाहरणार्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि, ये सारे के सारे पूंजीवादी देश हैं। ठीक है। और देखिए, हाँ, अगर आप अपने एग्जामिनेशंस में 450 प्लस जाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे को। क्वेश्चन दूसरे में पूछा गया है खूनी रविवार क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग 10 सालों से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को आम किसान, गरीब मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारे के साथ रूस के राजमहल, जिसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग था, की ओर जा रहा था। और जार को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने जा रहे हैं। जार ने बिना कुछ सोचे समझे, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा एक बहुत ही खतरनाक घटना है। ठीक है। जार ने बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे गरीब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है। आप सैकड़ों के बजाय हजारों लिखिएगा, थोड़ा सा बेहतर लगेगा देखने में। चूँकि यह घटना रविवार के दिन हुई थी, इसीलिए इस घटना वाले दिन को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। क्वेश्चन तीसरा में आपसे क्या पूछा गया है। देख, क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया है कि अक्टूबर क्रांति क्या है। तो आंसर होगा 7 नवंबर 1917 ईस्वी को वॉल्शेविक समर्थकों ने, देखिए ये रूस का एक दल था जिसका नाम क्या था, वॉल्शेविक दल था। वॉल्शेविक समर्थकों ने तत्कालीन करंस्की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ठीक है। जो करंस्की था उसकी सरकार बहुत ही कम समय तक चली थी। ठीक है। पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार चूँकि यह माह अक्टूबर का था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में वॉल्शेविक समर्थकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5वें को। क्वेश्चन 5वां पूछा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तो ध्यान दीजिएगा, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछ भी चुका है, तो इसको सारे को ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको PDF जो है सारा लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का मिल जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। ये क्वेश्चन शायद आपका लघुत्तरीय है। ठीक है। ये लघुत्तरीय, इसके पहले वाला प्रश्न अति लघुत्तरीय था। तो देखिए, इसका उत्तर होगा सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से 2 प्रमुख निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण थे रूसी क्रांति के। देखिए,
पहला कारण है जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। कह रहा है कि 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। यानी कि यूरोप के जितने भी देश थे उनमें से राजतंत्र की शक्तियाँ समाप्त की जा चुकी थी। ठीक है, अब इन सब के बावजूद जार अपनी निरंकुश नीति से बाज नहीं आ रहा था, जो क्रांति का कारण बना। ठीक है, वैसे इसमें आप लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। वो जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। ठीक है, वह एक रूढ़िवादी शासक था। उसके यहाँ जो अफसरशाही थी वो अस्थिर थी, जड़ थी। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए, जो रूसी क्रांति का दूसरा कारण था वो ये था कृषकों की दयनीय स्थिति। कह रहा है कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या अगले को। क्वेश्चन दिया है दूसरा कि रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा रूसी क्रांति के पूर्व रूस में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे। ठीक है, अब ये लोग का कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संस्कृति के लोग रहते थे, जो विभिन्न जाति से आते थे तथा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उनका रहन सहन, खान पान एवं रस्म रिवाज अलग अलग था। ध्यान दीजिएगा, ये रूस का जो है उस समय का सामाजिक संरचना था। लेकिन देखिए क्या लिख रहा है, परंतु रूसीकरण भाषा यानी कि रशियन भाषा तथा संस्कृति थोपने का प्रयास किया तो अल्पसंख्यकों में इससे संशय का माहौल बनना शुरू हो गया। इस प्रकार आगे चलकर रूसीकरण की नीति भी क्रांति का कारण बना। ठीक है, इसको आपको और भी तरीक़ों से लिखने के लिए बताया जा सकता है कि देखिए, रूस में विभिन्न जातियों के, संस्कृतियों के लोग रहते थे, जिसमें जर्मन, पोल, फिन, यहूदी। ठीक है, इन सभी के ऊपर जो है ना जर्मनी, देखिए ये सारे लोग अपने अपने धर्म, सिद्धांत तथा भाषा को मानते थे। लेकिन रूस के राजा ने फरमान के माध्यम से इनके ऊपर रूसी शिक्षा, संस्कृति लादने का तथा भाषा लादने का प्रयास किया। यही वजह था कि जो क्रांति का कारण बना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। क्वेश्चन तीसरे में पूछा गया, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, कैसे। देखिए, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस साम्यवाद की परिभाषा ही लिख देना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम नीति है। ठीक है, चरम परिणति है या फिर नीति है। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों के लोगों का एक समान अधिकार दर्शाती है। देखिए, समाजवाद का मतलब ही होता है कि वैसी विचारधारा जिसमें समाज के सभी वर्ग का लोग जो है बराबर बराबर हो। चलिए देखते हैं फिर इसके आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई, जबकि उस समय अधिकतम यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इस प्रकार रूस में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था लागू किया गया, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या चौथे की ओर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चौथे में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था, कैसे। तो इसका आंसर होगा 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में जारशाही व्यवस्था का पतन हुआ तथा एक नई आर्थिक व्यवस्था साम्यवाद लागू किया गया। उस समय सत्ताधारी पार्टी का मुखिया लेनिन ने देखा कि तत्काल पूरी तरह से समाजवादी व्यवस्था लागू करना अर्थात एक साथ संपूर्ण पूंजीवादी विश्व से टकराना होगा। बात सही है भाई, उस ज़माने में जो है समाजवाद या फिर साम्यवाद किसी भी अन्य देश में पालन नहीं किया जाता था। पूरा विश्व जो है वो पूंजीवाद का पालन करता था। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे क्या होता है। कह रहा है कि जो संभव नहीं था, इसलिए सन 1921 ईस्वी में
लेनिन ने समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच का रास्ता निकाला। ठीक है, पूंजीवाद तथा समाजवाद के बीच का एक रास्ता निकाला जिसको हम लोग नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। करा की तथा किसानों और मिल मालिकों के पक्ष में ध्यान से देखिएगा कई नीतियाँ लागू की जिससे नई आर्थिक नीति कहा गया। चूँकि नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों से हटकर भी कई कदम उठाए गए थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। चलिए देखते हैं फिर प्रश्न संख्या 5वें को। क्वेश्चन 5वें में पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु कहाँ मार्ग प्रशस्त किया या फिर कैसे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। आपको पता होगा, आई होप इतना बात आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी तक चला था। कह रहा है कि इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। सिंपल सी बात है कि रूस की लड़ाई किधर की ओर से थी भाई, तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से थी। कह रहा है कि रूसी जार का युद्ध में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रहे। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय था तो बहुत चालाक, लेकिन उसका नियम कानून यहाँ पे लागू नहीं हो रहा था। कह रहा है कि रूसी सेनाओं के पास ना तो अच्छे हथियार थे और ना ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। इस प्रकार युद्ध में चारों ओर रूसी सेनाओं का हार हो रहा था। ठीक है, कह रहा है कि रूसी सेना युद्ध हारने के बाद जब अपने फटेहाल अवस्था में वापस लौटी तो जनता को सम्राट का विश्वासघात समझ आ चुका था, जो रूसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था। चलिए देखते हैं फिर। अब देखिए, ये जो प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो आई होप कि अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और एक शेयर तो भाई बनता है। चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 1 को। देखिए क्वेश्चन 1 में पूछा गया कि रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। तो रूसी क्रांति के कुछ कारण थे जिसकी विवेचना करनी है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 4 नंबर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति एक नहीं बल्कि कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। ध्यान दीजिएगा, रूसी क्रांति के कुछ कारण थे जो प्रमुख हैं, देखिए ध्यान से। कह रहा है पहला कारण जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। कह रहा है 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। सन 1894 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय सम्राट की गद्दी पर बैठा, जो निरंकुश एवं अयोग्य शासक था, जो इसे जनता के सुख दुख का तो कोई मायने मतलब नहीं था, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। चलिए जानते हैं क्रांति का दूसरा कारण क्या था। क्रांति का दूसरा कारण था कृषकों की दयनीय स्थिति। तो रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा टैक्स के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। चलिए देखते हैं इस क्रांति के कारण संख्या तीसरे को। क्रांति में कारण नंबर 3 दिया है, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी। मजदूरों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। चलिए देखते हैं रूसी क्रांति के कारण नंबर 4 को। जो चौथा कारण था वो था रूसीकरण की नीति। ध्यान से देखिएगा, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहां मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त यहाँ फिन, पोल, जर्मन तथा यहूदी भी अल्पसंख्यक थे। इन लोगों का भी अपना अपना भाषा तथा रस्म रिवाज था, परंतु रूसीकरण नीति के जो तहत की बात थी वो ये थी कि जब इन लोगों पर एक समान भाषा तथा संस्कृति लादने का प्रयास किया गया तो अल्पसंख्यकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। ठीक है, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। देखिए इसको आप रूसीकरण की नीति का बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हैं। आगे लिख रहा है कि उपरोक्त कारणों के अलावा क्रीमिया का युद्ध, औद्योगिकरण की समस्या, जापान से पराजय, रूस में ध्यान दीजिएगा मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का
उदय और तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। वैसे बहुत सारे कारण थे क्रांति के, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा लिखिएगा तो भी गड़बड़ होगा। देखिए प्रश्न दूसरा है, यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति क्या है। तो देखिए सन 1917 ईस्वी को रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में रूस में सरकार का गठन किया और साम्यवादी सिद्धांत को लागू किया। लेनिन ने देखा कि जनता पूरी तरह से इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कह रहा है फिर भी तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना था। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कुछ हद तक समझौता करके लेनिन ने एक नई नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया है। और याद रखिएगा जो नई आर्थिक नीति थी वो आई थी 1921 में। नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख बातें थी, ध्यान से देखिएगा कौन कौन सा। पहला है किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर, ठीक है, पहले में किसानों से क्या किया गया, तो अनाज के स्थान पर एक निश्चित कर लेना निश्चित किया गया, ठीक है, और जो बचा हुआ अनाज था वो किसान का था और वे इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। देखिए दूसरा जो है नई आर्थिक नीति का जो दूसरा सिद्धांत है वो ये है कि यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि ज़मीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में ज़मीन किसान को दे दी गई। चलिए देखते हैं नई आर्थिक नीति की तीसरी प्रमुख बात क्या थी। तीसरी प्रमुख बात देखिए ध्यान से कि उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। इसका जो पांचवा सिद्धांत है वो ये है विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। देखिए एक मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, और ये मिसप्रिंट ये हुआ है कि निजी क्षेत्र में, देखिए तीसरा जो था ना सिद्धांत वो ये था कि निजी क्षेत्र में उद्योगों को चलाने का अधिकार मिल गया और जिसके पास 20 से कम श्रमिक वाले उद्योग थे उसको आप अपने अंडर में रख करके चला सकते थे, ठीक है। आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके बुक में भी इतिहास के मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। देखिए इसका जो छठा सिद्धांत था वो ये था कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। जो सातवां है विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए और आठवां है ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता भी समाप्त कर दी गई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन संख्या तीसरे को, रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें, ठीक है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पर जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। तो देखिए दिया है रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। तो करा कि सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का अनेक प्रभाव पड़ा, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है, ठीक है। रूसी क्रांति का कुछ प्रमुख कारण था जो निम्नलिखित है। पहला दिया है इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहित किया, ठीक है। देखिए रूसी क्रांति का जो दूसरा प्रभाव है वो ये है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व, ठीक है। ध्यान से देखिएगा तीसरा जो इसका प्रभाव था रूसी क्रांति का वो ये था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई, ठीक है, और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही, ठीक है। पूंजीवादी गुट का नेता अमेरिका था और जो साम्यवादी गुट का नेता था वो सोवियत रूस था। चलिए देखते हैं जो प्रभाव नंबर 4 था वो ये था कि रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादियों के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। देखिए पूंजीवाद पहले थोड़ा सा नियमों में बहुत ही ज़्यादा कठोर होता था, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा कठोर होता था, लेकिन जैसे ही पूंजीवाद जो है साम्यवाद का पाला पड़ा, जैसे ही साम्यवाद को पूंजीवाद ने बढ़िया से देखा तो उसने भी अपने आप में कुछ परिवर्तन ला दिए। देखिए जो पांचवा प्रभाव था वो ये था कि रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। तो ध्यान से देखिएगा, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई
1813 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है, थे पहले यहूदी लेकिन बाद में ग्रहण किया कौन से धर्म को? ईसाई धर्म को। ठीक है, आगे लिख रहा है कि मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय से विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए जहां उनके जीवन का एक नया मोड़ मिला। कह रहा है कि मार्क्स हीगेल के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है, 1843 में उन्होंने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। ठीक है, उसने यानी कि उन्होंने, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, टाइपिंग मिस्टेक है। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से हुई। ठीक है, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उनके कार्यों की दशाओं पर गहरा विचार किया। ठीक है, गहरा विचार करना आरंभ कर दिया। ठीक है, मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की। देखिए, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा कि किसने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, तो कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू हो गया है। देखिए आगे कह रहा है कि जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, 1867 में दास कैपिटल नामक पुस्तक आई थी। ठीक है, जिसको समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने कुछ सिद्धांत दिए जो निम्नलिखित हैं। देखिए, इनका पहला सिद्धांत क्या था? पहला सिद्धांत था द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा था इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। चौथा था मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। और पांचवा था राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना। चलिए देखते हैं प्रश्न 5वें को।